हेलो डियर फ्रेंड्स, राजस्थान बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स की तैयारी सीरीज पार्ट फर्स्ट में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपकी जो सेकंड बुक है उस सेकंड बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं और अगली वीडियो में मैं आपको फर्स्ट बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में आपकी सेकंड बुक यानी कि अध्याय 11, 12 और अध्याय 14 जो कि 2022 की वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, सभी तरह के क्वेश्चंस इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अध्याय 11 और 12 दोनों के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि दो निकायों के ऊष्मीय संतुलन में समान होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब, ताप। नोट कर लीजिएगा आंसर, और हो सके तो इसको आप वीडियो को देखने के साथ ही याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताप में वृद्धि के कारण पदार्थ के आयतन में प्रसार निर्भर नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक ताप पर। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि आदर्श गैस का स्थिर आयतन पर दाब प्रसार गुणांक बीटा तथा स्थिर दाब पर आयतन प्रसार गुणांक अल्फा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर से अल्फा इजिकल्स टू बीटा इजिकल्स टू 1/273। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चंस को आपको अपने एग्जाम के लिए अच्छे से याद करना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि किसी ठोस के प्रसार गुणांक को अल्फा, बीटा तथा गामा का आपस में संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, 1:2:3। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उष्मा विकिरणों की प्रकृति होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, प्रकाश तरंगों के समान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के शीतलन नियम से शीतलन की दर होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि एक लोहे के दो टुकड़ों को गर्म करके अंधेरे कमरे में लाया जाता है। इनमें एक लाल व एक नीला चमकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर ब, नीला चमकने वाले टुकड़े का ताप अधिक होगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि उष्मा विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जो पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, अवरक्त क्षेत्र में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द्रव का वाष्प में परिवर्तन प्रक्रम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर द, केवल रुद्रोष्म प्रक्रम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, समतापी व समदाबी प्रक्रम। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, कम। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि वह ताप जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं साम्य में होती है कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके, तो वो होगा त्रिक बिंदु। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया में निकाय को दी गई उष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर है, समतापी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1 लीटर गैस का आयतन 1 एटमॉस यानी कि 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के नियत दाब पर प्रसारित होकर दुगुना हो जाता है। गैस द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर द, 10⁵2 जूल। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उष्मा रोधित कमरे में रखा चालू दशा में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, कमरा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है कि रुद्रोष्म परिवर्तन होता है जब। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर है, del Q = 0। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में से कौन सा प्रक्रम रुद्रोष्म नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, बर्फ का घलना। तो ये सारे मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी बता दूंगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा का मान निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी पर, मतलब दाब, ताप, आयतन पर निर्भर करता है। समतापी परिवर्तन होता है जब। तो इसका राइट आंसर होगा कि W होना चाहिए 0। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कार्नोट चक्र पूर्ण करने पर कार्यकारी द्रव की आंतरिक ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, प्रारंभिक मान के तुल्य होती है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि समान तापों के मध्य कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय उष्मा इंजनों की दक्षता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा
ऑप्शन नंबर ए समान होती है। अगला क्वेश्चन है कि कार्नो इंजन की दक्षता कब अधिक होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, जब सिंक का ताप घटाया जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कार्नो इंजन की दक्षता अधिकतम होगी जब वह कार्य करता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द 100 केल्विन तथा 10 केल्विन ताप के बीच। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि एक इंजन 2100 केल्विन तथा 700 केल्विन तापों के मध्य कार्य करता है, इसकी वास्तविक दक्षता 40% है, यह अधिकतम संभावित दक्षता के कितने प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर से 60%। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कुछ जो हमने देखे हैं, और जरूरी नहीं है कि यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, तो इसके लिए क्या कीजिए, आपके पास रिफ्रेशर होनी चाहिए, और अगर आपके पास रिफ्रेशर है तो आप उस रिफ्रेशर के अदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको, उनको देख लीजिएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो ज़्यादातर क्वेश्चंस इनसे ही बना रहे। अब हम अध्याय 11 व 12 के वन लाइनर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ऊष्मीय अवरोध के लिए वायु की अपेक्षा नमदे का उपयोग क्यों करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण की 3 विधियां क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि घड़ियों में इनवार के दोलक क्यों उपयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि एक तापमापी में उच्चतम तथा न्यूनतम निर्धारित बिंदुओं की दूरी 160 mm है, यदि न्यूनतम बिंदु से पारे का सिरा 40 mm है तो ताप की माप क्या होगी। अगला क्वेश्चन है कि दो तापमापियों को जिनमें एक गोलीय और दूसरा लंबा बेलनाकार बल्ब वाला है, एक ही प्रकार से तैयार किए गए हैं, दोनों में से कौन सा ताप में परिवर्तन को शीघ्र दिखाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गैस को फैलने पर ठंडी क्यों हो जाती है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब उबलता द्रव मोटे कांच के गिलास में डाला जाता है तो यह क्यों टूट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तापमापी का मूलभूत सिद्धांत क्या है। इसके आंसर भी आपको साथ के दे रखे हैं, तो आप इनके आंसर भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धातु की गेंद के द्रव्यमान त्रिज्या और आयतन में से गर्म करने पर सबसे अधिक और सबसे कम प्रसार किसमें होगा। अगला क्वेश्चन है कि कपड़े की दो एक जैसी मोटाई के स्तर इससे दुगनी मोटाई वाले एक ही स्तर के कपड़े से अधिक गर्मी क्यों देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बर्फ की अपेक्षा ही में कच्चा कुचालक है, क्यों। आंसर भी आपको साथ में दे रखे हैं, आप देख सकते हैं, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि पात्र की पेंदी को काला और खुरदरा बना दिया जाए तो धातु पात्र में उच्च पॉलिश किए गए पात्र की अपेक्षा पानी जल्दी क्यों उबल जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि पारे के तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी क्यों अधिक संवेदनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक ही भट्टी में समान ताप तक गर्म किए जाने पर लकड़ी का कोयला और उसी विमा का धातु का टुकड़ा अंधेरे में बाहर निकाले गए हैं, इनमें से कौन सा अधिक चमकेगा और क्यों। अगला क्वेश्चन है कि सभी तापों पर एक पीतल की छड़ और एक लोहे की छड़ की लंबाइयों में स्थिर अंतर हो, उसके लिए क्या अनुबंध है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कांच और तांबे के टुकड़े समान ताप पर गर्म किए जाते हैं, छूने पर तांबे का टुकड़ा अधिक गर्म क्यों प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में लोग भारी कपड़े क्यों पहनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक लकड़ी की मेज जो लोहे की किल्लों से ठुकी है कुछ समय पश्चात ढीली क्यों हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि केल्विन मापक्रम तथा सेल्सियस डिग्री में क्या संबंध है, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके कि प्रसार गुणांकों अल्फा बीटा गामा में आपको संबंध लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न ताप पैमानों का आपस में संबंध लिखे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैसों के दाब गुणांकों का मान कितना होता है, तो ये अल्फा इजिकल्स बीटा इजिकल्स 1/273 होता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से आने वाली ऊष्मा लगभग कितने समय में पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है कि मेयर का संबंध लिखिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, Cp - Cv = R। 1 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त करने के लिए कितने जूल यांत्रिक कार्य करने की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा इंजन क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि कार्नोट चक्र किस प्रकार का प्रक्रम है। प्रशीतक से ऊष्मा इंजन कैसे भिन्न है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आंसर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। जूल नियतांक J एक भौतिक राशि है या रूपांतर नियतांक।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1 ग्राम मोल गैस के लिए सीपी तथा सीवी में क्या अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है कि तीर्थ बिंदु किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि कार्नो इंजन की दक्षता अन्य ऊष्मीय इंजनों की तुलना में सर्वाधिक होती है, उक्त कथन सत्य है अथवा असत्य। अगला क्वेश्चन है कि रुद्धोष्म प्रक्रम के निकाय द्वारा अवशोषित ऊर्जा का मान कितना होता है, इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि समआयतनी प्रक्रम में कार्य का मान कितना होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा किसकी अद्वितीय फलन होती है। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक गैस का अवस्था समीकरण लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से। फिर अगला क्वेश्चन है कि आपके की मी की से पद्धति में आर का मान कितना होता है। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी का शून्यांक नियम किसकी व्याख्या करता है। अगला है कि सूचक आरेख क्या होता है। अगला है किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य बाह्य कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता, यह कथन सही है अथवा गलत। इसके बाद आपके अगला क्वेश्चन है कि चक्रीय प्रक्रम में किसी निकाय के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है, इंपोर्टेंट है, 0। फिर 1 जूल कितने कैलोरी के तुल्य होता है, 0.24 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा की परिभाषा दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मानक ताप बिंदु के रूप में त्रिक बिंदु को ही क्यों चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ताप की परिभाषा दीजिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कार्य तथा ऊष्मा एक ही मात्रक में लिखे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक की परिभाषा लिखिए। तो ये आपके अध्याय 11 और 12 के मोस्ट इंपोर्टेंट 1-लाइनर क्वेश्चन थे। अब हम अध्याय 11 व 12 के लघुत्रात्मक प्रश्न देखने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि कपकपी वाले दिन लकड़ी की ट्रे की अपेक्षा पीतल का गिलास कहीं अधिक शीतल प्रतीत होता है, स्पष्ट कीजिए। आंसर मैं नहीं बोलूंगा, आंसर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि भाप के परिचालन पर आधारित तापन निकाय तरल जल के परिचालन पर आधारित निकायों की अपेक्षा भवनों को उष्ण बनाने में अधिक दक्ष होते हैं, क्यों आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है कि तापीय संतुलन से क्या अभिप्राय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्दी में उष्ण डब्बे में खाना लंबे समय तक गर्म रहता है, कैसे। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा तापमापी में प्रयुक्त पदार्थ के क्या विभिन्न गुण हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयतन प्रसार गुणांक को आपको परिभाषित करना है। तो इस तरीके से आपको इसको परिभाषित करना होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा तथा रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जल के असंगत प्रसार को समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अल्फा बीटा गामा में संबंध यानी कि रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जल का असंगत प्रसार भी इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट ऊष्माधारिता को आपको परिभाषित करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता को परिभाषित कीजिए और उसका एसआई मात्रक एवं विमा भी आपको लिखनी है। तो इसका आंसर भी मैं आपको दिखाई देता हूं, जिससे आपको जल्दी याद हो जाएंगे। और इसकी विमा और ये मात्रक यहाँ पर आपको बता रखा है। अगला क्वेश्चन है कि नियत दाब पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता सीपी को परिभाषित कीजिए और इसका आपको एसआई मात्रक भी लिखना है। तो सीपी को इस तरीके से आपको परिभाषित करना है और इसका एसआई मात्रक लिखना है। नियत आयतन पर गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता सीवी को परिभाषित कीजिए और इसका आपको मात्रक लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको इस तरीके से लिखना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि गलन की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक लिखिए। तो इस तरीके से आपको गलन की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित करना है और इसका ये मात्रक बता रखा है। अगला क्वेश्चन है कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक आपको लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 54 है कि चालन, संवहन तथा विकिरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आएगा ही आएगा, अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद आपका आंसर भी बता देता हूँ, ये देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी के शून्यांकी नियम की व्याख्या कीजिए, यह ताप को किस प्रकार परिभाषित करता है। तो ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम एग्जाम में आता है, तो अच्छे से इसको आपको देखना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक ऊर्जा के अर्थ को समझाइए। आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, इसके अर्थ को आपको समझाना है। तो ये थोड़ा लघुत्रात्मक प्रश्न है, तो इसको आपको देखना है।
फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रकरणों में क्या तात्पर्य है, किसी प्रक्रम के उत्क्रमणीय होने की 2 आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। तो ये देख लेना आंसर, उत्क्रमणीय प्रक्रम, अनुत्क्रमणीय उदाहरण, उत्क्रमणीय प्रक्रम होने के लिए क्या क्या शर्तें होती है। अगला क्वेश्चन है कि समतापी, समदापी, समायतनी और रुद्धोष्म परिवर्तन की आपको सिर्फ परिभाषा लिखनी है। तो ये समतापी परिवर्तन की, इसके बाद ये समदाबी और ये समायतनी और इसके साथ ही ये रुद्धोष्म की। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के दोषों का आपको उल्लेख करना है। तो ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के दोष है। अगला क्वेश्चन है कि स्रोत एवं सिंक की ऊष्माधारिताएं अनंत होनी चाहिए, ऐसा क्यों। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से 1 ग्राम मोल आदर्श गैस के समायतनीय प्रक्रम के लिए निम्न संबंध सिद्ध करना है आपको कि डेल क्यू इक्वल टू CVDT। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से याद करना इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कार्नो इंजन की दक्षता के मुख्य बिंदु लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समतापी प्रक्रम के लिए किसी निकाय की विशिष्ट ऊष्मा की गणना कीजिए। यह आंसर है, डेरिवेशन भी है। तो आपके जो 12th चैप्टर है उसमें से डेरिवेशन ज़्यादा आएंगे, तो आप डेरिवेशन को जरूर देखिएगा और मैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के केल्विन एंड क्लासियस के कथन एक जैसे है, आपको टिप्पणी लिखनी है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्धक के सिद्धांत लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि निष्पादन गुणांक की आपको परिभाषा लिखनी है और इसका व्यंजक निकालना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये निष्पादन गुणांक की परिभाषा है और इसके बाद ये इसका एक व्यंजक है। अब हम अध्याय 11 एवं 12 के निबंधात्मक प्रश्न देखने वाले हैं। तो पहला है कि रेखीय प्रसार गुणांक एवं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए और ये डेरिवेशन है, फुल डेरिवेशन है रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मीय संचरण की विधियों का वर्णन कीजिए, यानी कि चालन, संवहन और विकिरण, ये तीनों विधियों का आपको वर्णन करना है। फिर न्यूटन का शीतलन नियम का लिखिए, शीतलन वक्र किसे कहते हैं समझाइए। ये तो अब की बार बाहुबली क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से कर लेना। न्यूटन का शीतलन नियम का फुल डेरिवेशन, शीतलन का नियम क्या है, शीतलन वक्र क्या है, मतलब आपको न्यूटन का शीतलन नियम है वो पूरा कंठस्थ कर लेना है डेरिवेशन समेत। फिर अगला क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर मेयर का संबंध CP - CV = R स्थापित करना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है कि समतापी प्रक्रम में कार्य के लिए आपको सूत्र स्थापित करना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मीय इंजन की दक्षता की परिभाषा दीजिए और सिद्ध कीजिए कि कार्नो इंजन की दक्षता नीटा = 1 - T2 / T1 होती है, जहाँ T2 सिंक का ताप तथा T1 स्रोत का ताप है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण स्थापित कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना रुद्धोष्म प्रक्रम का अवस्था समीकरण किस तरीके से निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे आपके इन चैप्टर से, ध्यान रखना है आपको। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम की विभिन्न परिभाषाओं का उल्लेख कीजिए। किसी ऊष्मीय इंजन के कार्य करने के लिए स्रोत एवं सिंक दोनों अनिवार्य है, स्पष्ट कीजिए क्या कार्नो इंजन की दक्षता 100% हो सकती है, यदि नहीं तो क्यों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कार्नो इंजन की कार्यविधि का वर्णन कीजिए एवं चक्र में कुल कार्य की गणना कीजिए। बाहुबली क्वेश्चन है कार्नो चक्र, तो अच्छे से देख लेना। और अब मैं आपको बता देता हूं, तो बस इस तरीके से आपके अध्याय 11 और 12 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और निबंधात्मक क्वेश्चन कंप्लीट हुए।